फर्नन फेलेनबर्ग हाउस फेलेनबर्ग का यंग लॉर्ड था जो कि आर्मी और एम्पायर की सबसे अमीर फैमिली थी। वो इंपीरियल एकेडमी के मैजिक डिपार्टमेंट में पढ़ता था। उसकी पढ़ाई भी टॉप लेवल की थी और ऊपर से जन्म से ही अमीर था। मतलब लाइफ ने उसे सब कुछ बिना मेहनत दिए ही दे दिया था। उसे पैसों से बहुत ज्यादा प्यार था। सबको कहता फिरता था इस दुनिया में सबसे कीमती चीज बस पैसा है। वो अपना टाइम मर्चेंट्स से बात करने में लगाता था या यूं कहो उनकी क्लास लेने में। जो लोग टारगेट नहीं पूरा कर पाते थे उनकी बुरी तरह से बेइज्जती करता था। और हाँ, उसके टारगेट्स हमेशा डबल होते थे। लेकिन जैसा कहते हैं मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। एक दिन वो एक सर्वेंट से बात कर रहा था, एक ऐसे मर्चेंट के बारे में जो ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा था। वो मर्चेंट कह रहा था कि उसकी सेल्स काफी बढ़ी हैं, लेकिन फर्नन को लगा कि इतना काफी नहीं है। और तभी एकदम आउट ऑफ नोवेयर उस पर बिजली गिरती है। बस वहीं से सब बदल गया। शॉक इतना तेज था कि उसका चेहरा ही मुरझा गया। उसी पल एक आत्मा उसके पास आई। फर्नन ने पूछा तू कौन है? पर वो आत्मा तो खुश हो रही थी जैसे उसे कोई परफेक्ट बॉडी मिल गई हो कब्जा करने के लिए। फिर एक बड़ा सा हाथ उसके सिर की तरफ आया और उसके अंदर कुछ अजीब सा डालने लगा जो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फर्नन को अंदर से फील हुआ कि ये चीज उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहती है। उसने थोड़ी सी मना इकट्ठी की और अटैक किया। और हैरानी की बात ये थी कि जो चीज बिजली की तरह आई थी उसे हटाना उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा हिस्सा फर्नन के शरीर में एब्जॉर्ब हो गया और उसी समय अनजान यादें उसके दिमाग में भरने लगी। फर्नन ने डर के मारे आंखें खोली। किसी ने पूछा यंग लॉर्ड आप ठीक हैं? पर उसकी हालत देखकर कौन कहता कि वो ठीक है। पूरा जला हुआ लग रहा था। फिर उसके सामने कुछ अजीब सी लिखाई दिखने लगी। भविष्यवाणियां, दुनिया के खत्म होने की, 72 डीमंस के आने की, उसे उसके अपने घर से निकाल देने की, और सबसे खराब वो एक दिन भिखारी बन जाएगा और उसका सारा पैसा चला जाएगा। उसका फ्यूचर इतना बुरा था कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था। दुनिया खोना भी बुरा है पर पैसा खोना उसके लिए तो वो सबसे बड़ा डर था। उस दिन से उसने ये सब समझने की कोशिश शुरू कर दी कि ये सब क्या था, वो चीज क्या थी जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहती थी, और ये सारी यादें उसके अंदर आई कैसे। लेकिन अफसोस उसे आज तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक बात का भरोसा था, शायद वो भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं, क्योंकि जब से उसे वो यादें मिली हैं वो उनका यूज करके ढेर सारा पैसा कमा रहा है। पर वो खुश नहीं है क्योंकि इसका मतलब है वो यादें असली हैं, और अगर असली हैं तो एक दिन वो सब कुछ खो देगा। कोई उसे कॉफी ऑफर करता है, फर्नन मना कर देता है। वो एक छोटा न्यूज़पेपर उठाता है, हल्के में पढ़ने लगता है। वो आदमी उसे ध्यान से देख रहा होता है, फिर पूछता है अभी कुछ अजीब फील हो रहा है क्या? फर्नन कैजुअली बोलता है नहीं, पर वो आदमी मानता नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। पिछले 6 महीने से फर्नन का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा है। कभी कभी वो ऐसे ही घूरता रहता है जैसे किसी गहरी सोच में खो गया है, और अब वो कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगा है जो उसके स्टाइल के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि वो तो नेगोशिएशन का बादशाह था। उस आदमी को पूरा यकीन है ये सब उस लाइटनिंग स्ट्राइक से जुड़ा हुआ है। फर्नन चुप रहता है, सोच में खोया हुआ। वो मानना नहीं चाहता, लेकिन उसे अंदर से पता है वो फ्यूचर जिसमें वो सब कुछ खो देगा उसे धीरे धीरे खा रहा है। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर पे जाती है। एक नाम दिखता है, एंट आर्मी, और बस उसे गुस्सा आ जाता है। साला आ ही गया, मेन साउथ जा रहा हूँ कहकर फर्नन गुस्से में निकल पड़ता है। पीछे खड़ा वो बंदा बस कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है। इस बंदे के तो हालात सच में कुछ ठीक नहीं लग रहे। इंपीरियल एकेडमी एक रिमोट आइलैंड पर बनी है, बहुत बड़ी और पूरी तरह से जादू से बनाई गई जगह। हर चीज वहाँ आर्टिफिशियल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज फर्नन यहाँ आया है एक ही रीजन से, पता लगाना है कि क्या वो प्रोफेसी सच है। उस प्रोफेसी में जो कुछ लिखा था उसमें से 3 बातें उसे सबसे ज्यादा चुभी थीं। 1, जब वो अपना सारा पैसा खो देगा। 2, जब वो भिखारी बन जाएगा। 3 और तीसरी किया के जहाँ वो पूरी तरह टूट चुका होगा। सिर्फ ये 3 फ्यूचर्स ही काफी थे उसे पागल करने के लिए। लेकिन असली दिक्कत यही नहीं रुकी। एक वर्जन में वो भिखारी बनता है, दूसरे में सालमन रिवर के 72 डीमंस इस दुनिया पर हमला करते हैं, और तीसरे में एक आर्मेनियन नाम का लड़का दुनिया को बचाता है। पूरा एम्पायर उस नाम को जानता है। क्योंकि वो एम्परर कैलिनस आर्मेनियन का सीधा डिसेंडेंट है। हाउस आर्मेनियन ने ही 1000 साल पहले इस एम्पायर की नींव रखी थी। हालांकि अब उनकी पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फिर भी प्रोफेसी में साफ लिखा है एक एन आर्मेनियन ही है इस कहानी का हीरो। उसने एकेडमी का
का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और फिर एक मैप लेकर इस रीजन में आया। वो मैप उसे एम्परर ने खुद दिया था। वो एकेडमी में दाखिल होता है और फिर उसके साथ जो कुछ होता है वो सब उस प्रोफेसी में लिखा हुआ था जो फर्नन के दिमाग में जबरदस्ती डाली गई थी। मतलब अगर वो लड़का यहाँ दिख गया तो प्रोफेसी सच है, पर फर्नन सिर्फ इसलिए उसे नहीं ढूंढ रहा क्योंकि वो प्रोफेसी का हीरो है। असल रीजन ये है कि उसका फ्यूचर बर्बाद करने में भी उसी का हाथ है। उसी ने वो लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि फर्नन को एकेडमी से निकाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, फर्नन को आज तक समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया था जो उस लड़के को इतना खराब लगा। टेक्स्ट में बस इतना वेग सा लिखा था कि एन आर्मेनियन ने फर्नन फेलेनबर्ग को कुछ समझा। क्या समझा साफ नहीं था, पर उसने उसे घृणा की नजर से देखा। शायद किसी डीमन से उसका कनेक्शन था या कुछ ऐसा। फर्नन पाथ से उतरता है, इधर उधर देखता है और पूछता है, यही जगह है क्या? कहानी के हिसाब से यही वो जगह थी जहाँ हाउस आर्मेनियन के पहले एम्परर ने एक डंजियन छोड़ा था। उस डंजियन के अंदर एक स्वॉर्ड छुपी थी जिसमें रॉयल नाइट गार्डनर की स्पिरिट बसी हुई थी। अगर किताब सच थी, वही स्वॉर्ड वो लड़का उठाएगा और उसी से डीमंस के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करेगा। अगर उसकी किस्मत दुनिया बचाने की नहीं होती तो फर्नन अब तक उसे मार चुका होता, क्योंकि वो लड़का ही उस फ्यूचर की वजह है जिसमें फर्नन सड़क पर आ जाता है। लेकिन तभी उसे हवा में कुछ अजीब सी स्मेल आती है। खून। वो एक तरफ देखता है, एक प्लांट खून से लाल हो चुका था जैसे कि कहानी में लिखा था। डंजियन तक पहुंचने से पहले वो एक क्रोकर से टकराता है। क्रोकर्स, ये क्रीचर्स उस स्वॉम्प के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं और फर्नन जो अभी अभी एकेडमी में आया है उसका उनसे जीतना नामुमकिन था। यही वो पल था जब फर्नन को यकीन होने लगा कि प्रोफेसी सच में शुरू हो चुकी है। जैसे ही वो डंजियन की तरफ बढ़ने लगता है, वो कमीना एंट आर्मेनियन एकदम सामने आ जाता है। फर्नन सीधा पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना था तुझे? एंट कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तुझे कैसे पता मैं कौन हूँ? फर्नन हंसते हुए कहता है, भाई पूरे एम्पायर को पता है कि तू एम्परर का डिसेंडेंट है, पर वो ब्लॉन्ड लड़का खुद नहीं जानता फर्नन कौन है। फर्नन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और लगता है उसकी रेपुटेशन इतनी भी अच्छी नहीं। वो लड़का घबरा जाता है, तो वो बदनाम फर्नन फेलेनबर्ग है। फर्नन का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। वो कहता है, थोड़ी इज्जत से बात कर। फिर पूछता है, तू ठीक है? क्रोकर से फाइट किया तूने? एंट कहता है, हाँ, मैं पूरा खून से भरा हूँ। फर्नन उसे एक हाई ग्रेड पोशन फेंक कर देता है और बोलता है, ये नॉर्मल से 10 गुना महंगा है। एंट कुछ बोलने ही वाला था, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर फर्नन उसे रोकता है, चिल कर, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बैम, पुअर गाय की इंसल्ट ऑन अनदर लेवल। फिर फर्नन कहता है, तेरे अंदर इंपीरियल ब्लड है, मैं इसे इन्वेस्टमेंट मान रहा हूँ। ब्लॉन्ड लड़का कुछ सेकेंड उसे देखता है, सोचता है शायद फर्नन उतना पागल नहीं है जितना लोग कहते हैं। थैंक्स एंट तो थैंक यू बोल देता है, लेकिन फर्नन के मन में एक ही बात चल रही है, ये लड़का मेरे पैसे खा रहा है। भाई वो पोशन कोई मामूली चीज नहीं थी, बेहद महंगी थी। तो अब फर्नन उसे लेक्चर देना शुरू करता है, बताने लगता है कि उस पोशन की वैल्यू क्या है और बोलता है, अब तू मुझे जिंदगी भर का फेवर देना होगा। फिर हाथ हिलाता है और निकल जाता है। ए वहीं खड़ा रह जाता है, फिर भी उसे थैंक करता है, कहता है, मैं एक दिन जरूर एहसान चुका दूंगा। लेकिन फर्नन तो साइड में खड़ा बस दर्द से देख रहा है कि कैसे ये कमीना बंदा आराम से वो पोशन पी रहा है जिसके लिए फर्नन ने घंटों मेहनत की थी। जैसे ही एंट अंदर जाता है, फर्नन भी चुपचाप उसके पीछे चला जाता है और यकीन नहीं कर पाता, इतनी रिमोट जगह में सच में एक डंजियन है। जो चीज उसे कंफ्यूज करती है वो है अंदर जल रही मैजिकल लैंप्स की क्वांटिटी। वो एक लैंप उठाता है और पता चलता है कि ये स्पेशल लैंप है जो एनवायरनमेंट से मना एब्जॉर्ब करके हमेशा जलती रहती है। मतलब लिटरली किसी खजाने से कम नहीं। और एंट तो इतना टूटा हुआ है कि उसे ये लैंप उठाना भी जरूरी नहीं लगा। फर्नन सोचता है, कितना नाइव है ये लड़का। उसे प्रोफेसी याद आती है कि एंट इसी हालत में आया था, गंभीर रूप से घायल, कमजोर पोशंस चढ़ाता जाता है खुद पर, बस किसी तरह चलता रह सके। लेकिन हालत ये थी कि अपने रिब्स हाथ से पकड़कर चला जा रहा था। वीक पोशंस कुछ काम नहीं कर रहे थे, फिर भी ये जिद्दी इंसान आगे बढ़ता रहा। और फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। ऑल्टर के ऊपर रखी थी एक सामान्य दिखने वाली स्वॉर्ड। सामान्य दिखने वाली? सीरियसली भाई, एक बड़ी चमकदार रोशनी बिखेरती तलवार। उस केव की हर दीवार पर लाइट फैला रही थी। एंट उसे कसकर पकड़ता है और उसी पल पूरी केव
नेगेटिव लाइट से भर जाती है और फिर जब एंट अपनी आंखें खोलता है वो डंजियन में नहीं होता। फर्नन देख रहा होता है सब। वो लड़का कहीं गया नहीं, फिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बस पत्थर पर तलवार के निशान बाकी हैं। और यही चीज फर्नन को और चिढ़ा देती है, क्योंकि इसका मतलब है प्रोफेसी अनफोल्ड हो रही है और अब कभी भी वो एक्सपल्शन लेटर आ सकता है। उससे हाउस फेलनबर्ग का टाइटल छिन जाएगा, पब्लिक ह्यूमिलिएशन मिलेगा। उसका बाप बोलेगा अब दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। मतलब साफ है, अपनी लाइफ बचा ले बेटा, तू बर्बाद हो गया। फर्नन अपना सर खुजाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो पॉवर्टी की तरफ खुद चलकर जा रहा है। क्या भूतिया फ्यूचर है ये। आर्मेनियन एक तरफ वो हीरो है जो दुनिया को डीमंस से बचाएगा, दूसरी तरफ उसी की वजह से फर्नन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सच कहें, फर्नन खुद भी मानता है वो लड़का एक राइजिंग स्टॉक है, हर पल उसकी वैल्यू बढ़ रही है। असल प्रॉब्लम क्या है? उनका पर्सनालिटी क्लैश। फर्नन को सिर्फ पैसा और प्रॉफिट चाहिए और ए को ऑनर और जस्टिस। फर्नन को डर है अगर वो अपनी असली पर्सनालिटी दिखा देगा तो उस लड़के से कभी कोई कनेक्शन नहीं बना पाएगा। वो कहता है ये प्रॉब्लम ट्रिकी है। बटलर पूछता है आप किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? फर्नन पूछता है हाइड से अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो जो बहुत प्रॉफिट दे सकती है तो इन्वेस्ट करेगा? हाइड कहता है बिल्कुल, बिना सोचे। फर्नन भी मानता है, पर फिर पूछता है अगर उस इन्वेस्टमेंट को चलाने वाले लोग तेरी पर्सनैलिटी से पूरी तरह उल्टे हो तब? हाइड मुस्कराता है ड्यूक ने हमेशा कहा है जब पैसा बीच में हो पर्सनैलिटी भी मैच की जा सकती है। फर्नन सोच में पड़ जाता है। सही कहा, कोई बात नहीं, ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल सेम है, इन्वेस्ट कर, रिस्क ले और पैसा बना। पर्सनैलिटी क्लैशेस भी इग्नोर किए जा सकते हैं जब प्रॉफिट इतना हाई हो। लेकिन उसे अभी भी और इन्फो चाहिए थी और वो इन्फो सिर्फ एंट से मिल सकती थी। तो वो एकदम डिक्लेयर करता है मैं बाहर जा रहा हूँ। भाई उसे रिमाइंड कराता है तुझे किसी से मीटिंग करनी थी न? पर फर्नन ऑलरेडी गायब हो चुका होता है। एकेडमी में डॉर्म्स मिलते हैं तुम्हारी रैंक के हिसाब से। अगर टॉप 10 में हो राजा जैसी लक्ष्यूरी मिलती है। रैंक 11-30 अभी भी डिसेंट रूम्स, लेकिन अगर टॉप 30 से नीचे फिसल गए तो भाई कूड़े के पास सोने जैसी हालत हो जाती है। हाँ, उन्होंने दिखाने को थोड़ा ओमिनस एनवायरनमेंट बनाया है, लेकिन सच में ये जगह एक विशाल महल जैसी है। और वो चिल्लाती हुई आवाज जो डॉन की बेइज्जती कर रही थी वो थी गार्डनर की स्पिरिट, वही जो उस स्वॉर्ड में बंद थी जो एंट ने उठाई थी। वो स्पिरिट ऑलरेडी उस पर चिल्ला रही थी ये कैसे डिसेंडेंट को मिल गई मेरी तलवार, इतनी पैथेटिक टैलेंट। वो लगातार बड़बड़ाता रहता है, बोलता है ये तो पूरी तरह से बेइज्जती है। अगर सम्राट को इसके बारे में पता चलता तो वो हर एक राक्षस की गर्दन तोड़ देता। ये सुन के एंट रुक जाता है, सोचता है ये डीमंस की बात क्यों कर रहा है। स्पिरिट जवाब देता है अगर कहीं राक्षसों का चक्कर ना होता तो मैं वापस आता ही नहीं। एंट धीरे से बड़बड़ाता है मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अभी अभी एकेडमी ज्वाइन की है, बहुत ही कमजोर हूँ। ये सुनते ही स्पिरिट और भी भड़क जाता है कि इतना कमजोर बंदा मुझे वापस लाया, क्या बेइज्जती है। एंट पलटकर जवाब देता है ये सब पहले सम्राट की गलती है, उसी ने रॉयल सक्सेशन सिस्टम को खत्म किया था और उसकी जगह नोबल हाउसेस को वोटिंग का हक दिया। उसका खानदान आर्मियन उन्हीं 7 टॉप नोबल हाउसेस में से है। ऊपर से सम्राट ने अपने ज्यादातर जमीन भी एम्पायर को दे दी थी। रुको जरा, आर्मियन मतलब एंट, यानी कि हमारा मैं लड़का फर्नन फेलनबर्ग है और ब्लॉन्ड किड एंट आर्मेनियन। ब्लॉन्ड लड़का फिर बोलता है इन्हीं वजहों से तो हमारे पुरखों की तलवार की टेक्निक्स भी खो गई। वो बेसिकली पिछले 100 साल की हिस्ट्री स्पिरिट को समराइज कर रहा होता है। फिर सोचता है कि सब कुछ इतना खराब है तो चलो स्पिरिट का मूड थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है अब भी मुझ में पोटेंशियल है और तुम मेरी मदद कर सकते हो फैमिली की रिस्पेक्ट वापस लाने में। हो सकता है ये सब सम्राट के प्लान का हिस्सा हो। तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। एंट आर्यन आवाज सुनते ही समझ में आ जाता है हाँ वही है। वो बदतमीज रिच लड़का एकदम सूट में तैयार, हमेशा की तरह वो झूठी सी स्माइल के साथ खड़ा है। वो पूछता है बिजी तो नहीं हो? एंट कहता है नहीं,
कुछ अर्जेंट नहीं। फर्नॉन बोलता है, फिर तो परफेक्ट टाइम है भाई, चल कहीं और चलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है। एंट कहता है, रुक जरा, अभी तो उठ के आया हूँ। लेकिन फर्नॉन उसे काट देता है, याद है किसने पोशन दी थी, सीधा बोल देता है, चल निकल। एंट ऑब्वियसली कोशिश कर रहा होता है उस स्पिरिट को छुपाने की जो उसके पीछे तैर रहा होता है, पर शायद वही अकेला है जो उसे देख सकता है। अब स्पिरिट पूछता है, ये बंदा कौन है दरवाजे पर? एंट बताता है, फेलनबर्ग फैमिली का लड़का है। स्पिरिट तुरंत पहचान जाता है, हाँ वो लोग सिर्फ पैसे वाले और कुछ नहीं, दूर ही रहना इनसे, ना ताकत है ना वैल्यू। एंट को लगता है फर्नॉन पोशन के पैसे वसूलने आया है, लेकिन पहली बात जो फर्नॉन करता है तलवार की, हाँ वो तलवार भी साथ लाया है बातचीत के लिए। एंट कहता है, बस ऐसे ही। अब वो तलवार साथ रखने में सेफ फील होता है। फर्नॉन पहले से जानता है कि ये वही तलवार है जिसमें गार्डनर नाम के स्पिरिट की आत्मा है। एंट पूछता है, क्यों बुलाया था? फर्नॉन कैजुअली बोलता है, कुछ खास नहीं, सोचा खाना खा ले साथ में। एंट थोड़ा हिचकिचाता है, ये जगह बहुत महंगी लग रही है। फर्नॉन कहता है, भाई सीनियर का इनवाइट रिजेक्ट नहीं करते। एंट मान जाता है। अब दोनों बैठे हैं, आसपास देख रहे हैं और फर्नॉन चुपचाप उसे ऑब्जर्व कर रहा है। वो लड़का दिखता तो सीधा साधा और अच्छा है, पर फर्नॉन को पता है कुछ तो छुपा रहा है। फर्नॉन पूछता है, एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद क्या करने का प्लान है? आमतौर पर लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, लेकिन आर्मेनियन फैमिली के लोग आमतौर पर ऐसी पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। एंट जवाब देता है, क्योंकि सब कहते रहते हैं कि हमारा खानदान अब कुछ नहीं रहा, पर हम में आज भी रॉयल ब्लड है और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हम अब भी कुछ हैं, इसलिए मैं सच्चा नाइट बनना चाहता हूँ। फर्नॉन और ऑब्जर्व करता है, अब तक समझ चुका है कि लड़का सीधा है, जुनूनी है और अपने खून पर गर्व करता है। फिर रैंडम टॉपिक्स पर बातें होती रहती हैं और धीरे धीरे फर्नॉन को इस लड़के की असली पर्सनालिटी समझ में आने लगती है। फर्नॉन का ओरिजिनल प्लान था थोड़ा स्पॉन्सर कर दे, कुछ चीजें खरीद दे और उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखे, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है अगर वो ऐसा करेगा तो एंट की ईगो हर्ट होगी। ये लड़का ऐसा नहीं है जो पैसे के बदले लॉयल्टी दे दे, इसलिए फर्नॉन को चाहिए एक पुश पुल स्ट्रैटेजी जैसे रिलेशनशिप्स में होती है, थोड़ा दो फिर कुछ मत दो, फिर थोड़ा और दो फिर रुको। उसे पता है ऐसे जेंटल इंसान से ट्रस्ट कमाने का एक ही तरीका है, धीरे धीरे उसका भरोसा जीतना, और तभी जब वक्त परफेक्ट होगा फर्नॉन उससे अपनी तरफ खींच लेगा। बस तभी उसका बटलर आता है और पूछता है, सर कहाँ चले गए थे? फर्नॉन पूछता है, बर्च से बात हुई? बटलर कहता है, हाँ सर, बर्च की जो लड़की है मर्चेंट वेल इशू के रिगार्डिंग जिसे आपको मिलना था, वो काफी देर से वेट कर रही है। फर्नॉन तो भूल ही गया था उसके बारे में। बटलर बोलता है, अगर पता होता कि इतना टाइम लगेगा तो उसे कह देता कि बाद में आए, और उसने वेट करने का डिसीजन खुद लिया। और अब 3 घंटे हो चुके हैं। शायद उससे लग रहा होगा कि फर्नॉन उसे इंटेंशनली वेट करा रहा है ताकि वो खुद ही हार मान ले। फर्नॉन चिल वे में है, ऑनेस्टली अगर ऐसा सोचे तो और आसान हो जाएगा। अगर उसका विल टूटा है तो क्रश करना और आसान होगा। वो भाई थम जा जरा। FIR हंसी आती है उससे, बट स्टिल बर्व्स के साथ रिलेशन बिगड़ना नहीं चाहिए, जरूरी है। तभी उसे अजीब सा फील होता है। बटलर पूछता है, सर सब ठीक है? फर्नॉन थोड़ा लड़खड़ाता है, सर पकड़ के कहता है, कुछ नहीं, बस एक अजीब सा हेडेक है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ नया सीन चालू हो जाता है। एक्वामरीन और किसी नोबल के जिंदा होने का कुछ विजुअल आता है। नहीं, एक्चुअली एक लड़की, चेस्ट ब्राउन हेयर, एक्वामरीन जैसी आंखें, पर उसकी ब्यूटी से भी ज्यादा उसकी नोबल प्रेजेंस और स्वॉर्ड्समैनशिप नोटिस होती है। उसकी तलवार चांदनी रात में डांस करती थी और कहा जाता है अगर उसके शैकल्स टूट जाएं तो वो फिर से उड़ सकेगी। वो शैकल्स किसने बांधे? फेलनबर्ग फैमिली ने। अब फर्नॉन धीरे धीरे समझने लगता है कि भविष्य में एंट उससे नफरत क्यों करता है। शायद उस लड़की से उसका कोई कनेक्शन बनता है और फर्नॉन ही उसके रास्ते में प्रॉब्लम बनता है। फर्नॉन गुस्से में बड़बड़ाता है और बटलर सोचता है कि शायद वो उससे नाराज है। कट टू, वो लड़की बैठी है, सोच रही है, फर्नांडिन फेलनबर्ग, उस हरामी ने मुझे बुलाया और अब 3 घंटे से बिठा के रखा है, ना फोन है
ना टिकटॉक स्क्रॉल करने को कुछ कर्ज में डूबी हुई है और सोच रही है क्या उसे लगता है कि मुझे थका देगा और मैं हार मान लूंगी। फरनॉन वहीं पीछे खड़ा है, चुपचाप देख रहा है। उसका गुस्सा दूर से भी फील हो रहा है। पता चलता है लड़की का खानदान बरका उत्तर का एक रिमोट इलाका गार्ड करता था, पर एक मॉन्स्टर अटैक में उनका पूरा सेटअप तबाह हो गया। फोर्ट्रेस उड़ गया और अब वो लोग पैसों के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने एक गोल्डन पैटेंट भी बेच दिया जो कुछ राइट्स देता था, पर वो भी काफी नहीं था। और जिसने उनकी मदद की थी वो था फेलनबर्ग फैमिली का हेड, मतलब फरनॉन का बा। लेकिन वो मदद पिटी से नहीं, कैलकुलेशन से की गई थी। फेलनबर्ग्स मैजिक में स्ट्रॉन्ग द, पर स्वॉर्ड्समैनशिप में नहीं। और बिरीव्स, वो तो स्वॉर्ड टेक्निक में एक्सपर्ट द, पर भूखे मर रहे थे। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। फरनॉन के बाप ने एक ऐसा लोन दिया जिसे वो कभी चुका नहीं सकते थे। बर्च फैमिली एक बार मरी और अब धीरे धीरे इंटरेस्ट के नीचे दबके फिर मर रही है। ये परफेक्ट चांस था उनकी स्वॉर्ड टेक्निक हथियाने का। बट अब प्रॉब्लम है वो लड़की, वही जो फ्यूचर में आर्मेनियन की लवर बनती है। उसका पोटेंशियल, इंटेलिजेंस, ब्यूटी सब टॉप नॉच है, बस पैसा नहीं है। और उसका कनेक्शन एंट से जुड़ चुका है। फरनॉन को बस इतना करना है उसके साथ रिश्ते खराब ना हो। तो जब रूम में आता है वो प्रेटेंड करता है कि वो लड़की जल्दी आ गई। बताता है सॉरी मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया, चाह के भी वेट नहीं कराना चाहता था। लड़की इंदे लहजे में बोलती है अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, टाइम ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। वो इंसिस्ट करता है सच में गलती से हुआ। लड़की कहती है ठीक है मान लेती हूँ, प्रेटेंड कर लेती हूँ। और फिर पूछती है आखिर बुलाया क्यों था। फरनॉन कहता है रीजन तो ऑब्वियस है, हाँ थियोरेटिकली तो अब उसे उसकी स्वॉर्ड टेक्निक की मांग करनी चाहिए, पर अभी गोल कुछ और है। कम से कम वो उसे टॉलरेट करे या शायद पसंद भी करने लगे। क्या फरनॉन लूना बर्च को पटाने की कोशिश कर रहा है? ब्रो सीरियसली, वो तो एंट की फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। बट फ्यूचर इज फ्यूचर। डैम, फरनॉन कोल्ड है। वो बात करना शुरू करता है नाइट्स और मैजिक डिपार्टमेंट के बीच क्लास डिफरेंस पे, लेकिन लड़की बीच में ही टोक देती है मुझे ऑलरेडी पता है तुम मुझे अपनी पार्टनर बनाना चाहते हो, राइट? और पूछती है व्हाई शुड आई अग्री? पार्टनर बनने का कोई पॉइंट नहीं, मैं डिपार्टमेंट की 2 एनडी रैंकर हूँ, मुझे टॉप 10 से जुड़ना चाहिए, तुम जैसे किसी से नहीं। और टैब फरनॉन कार्ड फेंकता है अगर 3 साल तक मेरे साथ पार्टनर बनी रही तो मैं तुम्हारा पूरा कर्ज चुका दूंगा, बस एक कंडीशन, उसे स्पॉन्सर मानना होगा। डैम, फरनॉन उससे खरीदना चाहता है। लड़की पूछती है व्हाई आर यू गोइंग दिस फार? वो कहता है क्योंकि ये क्लास डिवीजन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन लड़की अब भी कंफ्यूज है, अब तो सिर्फ पार्टनर नहीं स्पॉन्सर भी, शायद उससे पता नहीं। वो लड़की एकेडमी में स्कॉलरशिप पे है, जो भी कमाती है सीधा घर भेजती है। वो एकदम साधारण लाइफ जीती है, हद से ज्यादा हम्बल। एक लक्सुरियस चेयर पे बैठी है और एक औरत उसके कपड़े एडजस्ट कर रही है। और राइट, कपड़े नहीं खरीदती, सिलवाए जाते हैं। गॉट इट? फरनॉन उससे कहता है ओवरथिंक मत करो, तुम टैलेंटेड हो, बस उसी लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन यूएना समझती है नोबल्स कभी किसी पे मेहरबानी नहीं करते बिना किसी बदले के। और उसी वक्त फरनॉन डिसाइड करता है चाहे मुझसे नफरत ही क्यों ना करे, मैं इस डील को मनवा के रहूंगा। एफआईआर कहता है फेलनबर्ग्स और बर्ग्स दोनों नोबल है, सेम लेवल के लोग। लेकिन एफआईआर वो कह बैठता है एक ऐसी बात जो ल्यूएना के दिल के अंदर तक चुभ जाती है, तुम्हारा स्वॉर्ड्समैनशिप कभी भी फेलनबर्ग्स की स्ट्रेंथ, वेल्थ और रॉयल ब्लड लाइन के बराबर नहीं आ सकता। बस गेम ओवर। उसके चेहरे पे क्लियर था वो इंसल्ट फील हुई। तो फरनॉन ने क्योरेंट अपनी स्ट्रैटेजी बदली। फेज 2 इमोशनल मैनिपुलेशन। कहता है देखा था तुम्हारा स्वॉर्ड प्ले, एकदम नोबल, एक डांस जैसे ब्यूटी एंड लाइफ का कॉम्बिनेशन। वो लाइन वही प्रोफेटिक बुक वाली, ऐसे जैसे वो लाइंस उसी के लिए लिखी गई हो। बट कोई ब्लश नहीं, नो स्पार्कल इन दी आईज, बस एक कंफ्यूज्ड सी नजर। भाई सच में जीरो करिश्मा। एफआईआर फरनॉन स्टैंडिंग मोड में स्पीच देता है तुम्हारी फाइटिंग देख के नींद नहीं आई, तुम्हारी तलवार एक डिवाइन डांस है। ल्यूएना फाइनली साई करती है और कहती है फाइन, क्या चॉइस है मेरे पास, फैमिली ब्रोक है और सामने खड़ा है सबसे अमीर लड़का। वॉइस लोअर्स, ड्रामेटिक पॉज। 3 साल का स्पॉन्सरशिप डील फाइनलाइज होता है लेकिन सीक्रेट रहेगा और ये सब देख रही होती है मेड। उसके लिए ये डील का असली प्राइस ये था कि ल्यूएना को 3 साल तक अस मनी डीमन के साथ रहना पड़ेगा। मेड थोड़ा सा
सल्ट्री वॉइस में कहती है ऑफर टू गुड था और वो लड़का ही सॉ समथिंग इन हर स्वोर्ड टैलेंट। वो पूछती है एग्जैक्टली क्या कहा उसने। ल्यूएना ब्लश करती है। फाइनली उसने कहा मेरी स्वॉर्ड एक सुप्रीम नोबल और लिविंग डांस है। मेड का फेस डार्क हो जाता है। जेलसी अलर्ट। कहती है वो ग्रीडी नोम अगर दोबारा मिला तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। फिर कहती है वो लड़का चार्म यूज कर रहा है। लुक्स इंटेंस आईज सब कुछ डेंजरस है। ल्यूएना को समझ आता है मेड को फरनॉन पसंद आ गया है, लेकिन ल्यूएना स्टिल कंफ्यूज्ड है। मुझे सेड्यूस नहीं किया, बस कुछ अलग था। बट 3 साल की फाइनेंशियल हेल्प को वो मना नहीं कर सकती थी। एक सर्वेंट आता है। मिस ल्यूएना, लॉर्ड फरनॉन ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आपका वेट कर रहे हैं। ल्यूएना शॉक्ड है। अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में। और वो सीन फरनॉन एंटर्स। बैक पे एक अल्ट्रा रेयर स्टाफ, लगता है 15 क्वाड्रिलियन कॉइन्स का। ल्यूएना रैंक 2 है बट स्टिल फरनॉन चाहता है वो उसकी पावर दिखाए। ट्रेनिंग ग्राउंड से अरीना रेडी। ल्यूएना कहती है ये मुझसे फाइट करना चाहता है। रैंक 10 होकर फरनॉन सिर्फ कहता है कम एट मी और बैटल शुरू होती है। पहला मूव मैजिक चांट। रॉक्स शूट करते हैं स्काई से। ल्यूएना एक स्पिन में सब स्लाइस कर देती है। स्माइलिंग। नेक्स्ट सेकंड वो चार्ज करती है। फ्लैश ऑफ स्वॉर्ड स्लैशेस, डस्ट, शॉकवेव्स। फरनॉन इम्प्रेस्ड है। स्पेल आफ्टर स्पेल बट ल्यूएना डिफ्लेक्ट करती जा रही है सब। और फिर बैम फरनॉन टेलीपोर्ट करता है। नाउ ही इज बिहाइंड हर, एक नया मैजिक सर्कल ड्रॉ करते हुए, और फ्लोर क्रैक होने लगता है डिस्पाइट रीइंफोर्स्ड बैरियर्स। ल्यूएना शॉक्ड है। क्या यही फरनॉन फेलनबर्ग है जो सब कुछ छुपा रहा था। अब वो नॉन स्टॉप स्पेल्स कास्ट कर रहा है। नो पॉज। मना इन्फिनिट लग रहा है। ये रैंक 10 तो बिल्कुल नहीं लगता। ल्यूएना सीरियस हो जाती है। टोर्नेडो एक्टिवेट करती है। पूरा अरीना ब्लास्ट में चला जाता है। स्काई ब्रेक करता है सीलिंग को। रॉक्स फ्लाइंग, डस्ट स्टॉर्म, इंटेंस विजुअल्स, और फाइनली शी चार्जेस इन अगेन बट क्लैटर साउंड। स्वॉर्ड नहीं, स्टाफ गिरा। फरनॉन सेज आई गिव अप। ल्यूएना डिसबिलीफ में ये मजाक कर रहा है क्या। बट फरनॉन विद अ शीपिश स्माइल सेज नो आई एम एक्चुअली आउट ऑफ मना। वो लिटरली कुछ और कर ही नहीं सकता। लड़की कुछ देर तक उससे देखती रहती है। उसके चेहरे पर झूठ का कोई असर नहीं लगता। अब सब कुछ सेंस बनाने लगता है। उसने अपना पूरा मना खाली कर दिया था। उस हालत में जीतना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाई, इसलिए टेक्निकली उसी की जीत मनी जाएगी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। तभी फरनन कहता है कि उसके लिए एक चीज है। हाँ, ये उसकी जीत का प्राइज है। एक चॉकलेट का बॉक्स। उससे पता है कि उस लड़की को चॉकलेट पसंद है। कह रहा था कि उनकी फैमिली दुनिया की बेस्ट चॉकलेट बनती है और उससे यकीन है वो मना नहीं करेगी। और अगर उससे ये पसंद नहीं आई तो वो क्रैकन चॉकलेट भी ला सकता है। थोड़ी कंफ्यूज्ड और माउथ वाटरिंग एक्सप्रेशन के साथ वो कहती है लगता है तुमने मेरी रिसर्च की है। फरनन क्योरेंट बोलता है इतना भी नहीं, तुम जैसे किसी के लिए। विक अब तू ही बता क्या ये लव है या नहीं। वो कहता है कि उसने बस टॉप रैंकिंग में कुछ लोगों को सर्च किया था। लड़की बोलती है वही तो स्टॉकिंग होता है, और मुंह घुमा लेती है। वो कहती है मुझे बस चॉकलेट ऑफर मैट करो क्योंकि मैंने ड्यूल जीता था, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फरनन थोड़ा और इंसिस्ट करता है। वो चॉकलेट उसके हाथ से खींच लेती है और कहती है फाइन, लेकिन फिर उससे रोकती है। वो कुछ पूछना चाहती है। ये बताओ तुम्हारे पास इतना ज्यादा मना कैसे है। इतनी चेन स्पेशल एक के बाद एक कास्ट करना नॉर्मल मेज के लिए तो इम्पॉसिबल है। अगर तुम इतने स्किल्ड हो तो रैंक 10 हाई क्यों हो। फरनन मुस्कुराता है और कहता है सिंपल है, एक मर्चेंट को स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं होती। ये बंदा जानबूझकर अपनी रैंकिंग लो रखता है ताकि और पैसा कमा सके। प्राइड भी प्रॉफिट के आगे सेकंड आता है। वो अपने स्टाफ की तरफ देखता है। तभी एक बंदा पूछता है क्या हुआ। वो हाइड होता है। हाइड जानना चाहता है कि फरनॉन ने सारी मना रिफिल्स और मना एम्पलीफायर क्यों जला दिए। हमारे भाई का कहना है कि उससे लीना से ड्यूल करना पड़ा और वो काफी टफ निकली। पूरी प्रिपरेशन के बाद भी वो हार गया। लीना ने इजीली अपने आप को डिफेंड किया और उसका मना खत्म हो गया, इस पहले ही कि वो उससे हर्ट कर पाता। हाइड नहीं समझ पाता इतना सब उसके लिए क्यों
क्यों किया? वो इतनी वर्थ थी क्या? फर्नन कहता है सिंपल है, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और FIR सब सोचने लगते हैं कि शायद ये सब उसके दिमाग पे बिजली गिरने का असर है। सच तो ये है कि हाइड सही था, उसकी स्वर्ड्समैनशिप सच में ग्रेसफुल थी, इसीलिए वो बर्का फैमिली की टेक्निक्स पे इतना ऑब्सेस्ड था। और हाँ, ल्यूएना में सच में टैलेंट था। तो ऐसा क्यों था कि फ्यूचर में वो कभी शाइन नहीं कर पाई? शायद उसका गियर या कुछ और प्रॉब्लम थी। और राइट, हमारी फैमिली ने ही तो यूज डेट के नीचे दबा दिया था। अटेंडेंट पूछता है अब फर्नन ड्यूक को क्या बोलेगा, क्योंकि उससे उनकी लेजेंडरी स्वॉर्ड स्टाइल तो मिली नहीं। फर्नन एडमिट करता है कि उसने अब तक आगे तक सोचा ही नहीं था। फिर पूछता है क्या इसका मतलब मेरा पोजीशन चला जाएगा? बटलर कहता है नहीं, एग्जाइल तो नहीं, शायद सीधा मार दिया जाए और किसी डिच में छोड़ दिया जाए। उसने ऑलरेडी ड्यूक को एक लेटर भेज दिया है ताकि वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहे। और फर्नन इंस्टेड ऑफ पैनिक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा है। कुछ दिन बाद लेटर आता है, वो उससे खोलता है फुल टेंशन में कि उसके फादर ने क्या लिखा है। रिप्लाई यूजुअल से काफी फास्ट आई थी। बटलर कंफर्म करता है लेकिन कहता है कि रियल इशू तो ये है कि अंदर क्या लिखा है। फर्नन पूछता है क्या मियर फादर ने अलग से एग्जीक्यूशन लेटर भेजा है? बटलर कहता है नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा आखिरी दिन है तुम्हारे साथ। फर्नन जानता है कि ये पोजीशन इस वजह से नहीं जाएगी, सब हाइड का ओवर ड्रामेटिक होना है। पर जब वो लेटर पढ़ता है उसका फादर सिर्फ लिखता है तुम पे किसी डीमन का कब्जा हो गया लगता है। यही पर फर्नन डिसाइड करता है चलो अब फादर से मिलना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली वो किसी को प्रोफेसी के बारे में नहीं बता सकता और प्रूफ भी नहीं है, कोई बुक नहीं, बस उसके दिमाग के अंदर की इन्फो है। अगर वो सच बोल दे तो उसका फादर सोचेगा कि फर्नन पागल हो गया है या फैमिली को रुइन करना चाहता है। तो अभी के लिए उसका गोल सिर्फ एक है, बर्क सिचुएशन का नुकसान कम करना। जब वो ड्यूक के पास जाता है, ड्यूक कहता है तू इतना काम कैसे है, ड्रग्स ले रहा है क्या, या शायद एम्परर के पास्ट लाइफ में जो डीमंस उन्होंने तुझे पोजेस कर लिया है, क्योंकि अगर ये सब नहीं तो ये क्या बकवास चल रही है। फर्नन रिप्लाई देता है मैं बस बर्का फैमिली में एक बेटर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ड्यूक पूछता है ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट जो उनकी सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक से भी बेटर हो? फर्नन कहता है मैं नहीं बता सकता। ड्यूक गुस्सा हो जाता है अब ये रिक्वेस्ट नहीं है, तू फैमिली फॉर्चून बर्बाद करने वाला बेवकूफ लग रहा है। लेकिन फर्नन अपने स्टांस पे बना रहता है। फिर भी मियर बिलीफ्स नहीं बदले, अगर आप मुझे बर्क मैटर हैंडल करने देंगे तो रिजल्ट अस स्वॉर्ड टेक्निक से भी बड़ा प्रॉफिट लाएगा। ड्यूक कहता है अगर वकाई ऐसा है तो मैं रिकंसिडर करने को तैयार हूँ, लेकिन तू कॉन्फिडेंट इतना है क्यों? फर्नन कहता है वो मैं नहीं बता सकता। ड्यूक और गुस्सा हो जाता है ये सब रिडिक्युलस हो रहा है, मैंने तुझे इस तरह रेकलेस होने के लिए रेज नहीं किया था। ये सब वेग बातों और खोखले प्रोमिसेस से नहीं संभलते। तब फर्नन रियलाइज करता है अगर काम बनाना है तो प्रोफेसी का कुछ हिस्सा रिवील करना ही पड़ेगा। वो नहीं चाहता था ये सब शुरू करना, लेकिन अब और ऑप्शन नहीं है, तो कहता है मैं बर्क केस का फुल जिम्मेदार बनता हूँ और उस बदले में एक पीस ऑफ इन्फो दूंगा जो सिर्फ मुझे पता है। ड्यूक पूछता है ये पॉसिबल कैसे है? फर्नन बोलता है क्योंकि ये मेरी पर्सनल इंटेलिजेंस नेटवर्क का काम है। ड्यूक रिफ्यूज करने लगता है इम्पॉसिबल, तेरा पर्सनल इंटेल हमारे फैमिली के ऑफिशियल नेटवर्क से बेटर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी चलो सुन लेते हैं, क्या बड़ी इन्फो है तेरे पास? तो फर्नन यूज बताता है यूरोज माउंटेन्स के बारे में जो विस्काउंट डोनार्ड्स के ईस्ट टेरिटोरी में है। इस एरिया में एक अनडिस्कवर्ड मना क्रिस्टल माइन है। उसका फादर कहता है ये मानना मुश्किल है, नॉर्मली जैसे ही कोई मना माइन मिलती है उससे ट्यूरेंट खाली कर दिया जाता है। तो फर्नन के ग्रुप को कैसे पता चला जब उनकी इंटेलिजेंस टीम से मिस हो गया? वो तो कहता है कि फर्नन का ग्रुप तो बच्चों से बना है। फर्नन सिर्फ कंधा उचकता है और कहता है बच्चों को मिट्टी खोदने का शौक होता है, उनका बस लक था। फादर को सिर्फ इतना जानना चाहिए कि जो मना क्रिस्टल्स वहाँ है वो बर्क नेगोशिएशंस के लॉस को कवर करने के लिए काफी है। ड्यूक का चेहरा सीरियस हो जाता है, क्या कह सकता है उससे भी पैसा पसंद है, धन का पहाड़ किसी भी प्रॉब्लम को मिटा सकता है। मना स्टोन्स रेयर क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें मैजिकल एनर्जी होती है और ये अमीर बनने का बेस्ट तरीका है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि प्रोफेसी में ये माइन बस एक बार ही
मेंशन होती है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है और फर्न ने भी आईएससी कभी देखा नहीं। यूज नहीं पता ये कितनी बड़ी है या क्या ये सच में इतनी वैल्यूएबल है, पर इस वक्त उसका गोल सिंपल है, फादर से थोड़ा वक्त खरीदना। उससे याद आता है कि डोनाल्ड्स फैमिली का एक सप्लाई ऑपरेशन वहाँ था, पर वो फेल हो गया था साइक्लोन के बाद। ऑब्वियसली वो माइन उनके लिए ही थी। अब फर्नॉन के फैमिली के पास मौका है उस सिचुएशन का फायदा उठाने का। ड्यूक कहता है अगर फर्नॉन की बात सच निकली तो ये उसकी गलती सुधार सकती है, लेकिन पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी के लिए फर्नॉन को स्कूल लौटकर स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। फर्नॉन यूज थैंक यू बोलता है और बाहर निकलता है। पैजीन हो रहा होता है। कम से कम उसने ड्यूक का गुस्सा थोड़ा शांत कर दिया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है उसका फादर उससे बुलाता है। वो पैनिक में मुद्दा है, क्या हुआ? ड्यूक सिर्फ उससे डिनर का इनवाइट देता है क्योंकि वो वहाँ ऑलरेडी आया ही हुआ है। बाद में ड्यूक अपने बटलर से बात करता है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है। ब्लैक टर्टल उनके इंटेलिजेंस ग्रुप ने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी। वो छुपछाप स्नैक करता है और कहता है कि वो अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर ड्यूक बटलर से पूछता है फर्नॉन के बारे में क्या सोचता है। बटलर कहता है कि वो लड़का एक रिस्पेक्टेबल मर्चेंट बन रहा है। ड्यूक अग्री करता है, लेकिन ये जानना चाहता है कि उन्हें माइन का पता कैसे चला। कुछ तो गड़बड़ है। फर्नॉन के इंटेल ग्रुप को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, देखना चाहिए वो लोग ये सब इन्फो कैसे निकलते हैं। शायद यही उनकी स्पेशलिटी हो। अपेरेंटली फर्नॉन के ग्रुप का नाम है गोल्डन पिलर और फर्नॉन खुद मना स्टोन्स लोकेट करने में स्पेशलिस्ट है, जबकि उसका फायर मैजिक में टॉप टियर टैलेंट है। उसने अर्थ मैजिक में पूरा फोकस किया सिर्फ स्टोन्स को समझने के लिए। दैट लिटिल बास्टर्ड। ड्यूक कहता है कि एक तरीके से ये सब लॉजिक है। उसके बेटे का मैजिक टैलेंट फिट बैठता है और उसका ग्रुप वही काम करता है। फिर भी उन्हें और डिटेल्स चाहिए। बटलर सजेस्ट करता है कि उन्हें केयरफुल रहना चाहिए, हो सकता है फर्नॉन एक्सपेक्टेड से तेज ग्रो कर रहा हो। ड्यूक मुस्कुराता है और कहता है उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका बेटा कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा। अगर ये सब सच निकला तो ग्रेट होगा, पर अभी के लिए उन्हें ल्यूएना बर्किव गर्ल के बारे में पता करना है, कैसे उसने बेचारे फर्नॉन जेनहो को फंसाया। बटलर कहता है आपको लगता है वो उससे फंसने में सक्सेसफुल हुई। ड्यूक कहता है ऑफ कोर्स, उसने फर्नॉन को एक ब्रिलियंट मर्चेंट बनाया है, तो वो पैसा किसी स्टूपिड चीज पे क्यों लगाएगा? रीजन ऑब्वियस है, लव में हार गया। स्टिल वो समझता है लड़का यंग है, यूथ कंट्रोल करना आसान नहीं होता। और ड्यूक वो तो यंग नहीं है, उससे उनकी रिलेशनशिप से मतलब नहीं। जो मैटर करता है वो ये है फर्न सब में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। वो लड़का जो पैसा अपने बाप से भी ज्यादा प्यार करता है अचानक ऐसी चीज चूज कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है ल्यूएना की तरफ, जो एक जायंट आइसक्रीम कोन एंजॉय कर रही है जो फर्नॉन ने दी थी। वो कार्लोस के बारे में बात कर रहे हैं। अपेरेंटली वो भी उससे स्पॉन्सर करना चाहता था, लेकिन जब यूज पता चला कि फर्नॉन ऑलरेडी कर रहा है तो उसने किसी और को अप्रोच किया। फर्नॉन पूछता है उसने ये सब क्यों बताया। यूज समझना चाहिए कि रूमर्स स्प्रेड करते हैं, पर वो कहती है कि आखिर में सबको पता चल ही जाएगा। वैसे भी सब ये अस्यूम करेंगे कि वो सिर्फ पैसा के लिए उसके साथ है, और ये सच भी है। फर्नॉन हाँ में हाँ मिलता है, हाँ पैसा ग्रेट है, यूज पैसा काफी पसंद है, पैसा से कुछ भी मिल सकता है, राइट? तभी वो समझ जाती है लोग उससे डीमन ऑफ वेल्थ क्यों कहते हैं, इसी वजह से वो उससे हेट करती है। तभी वो उससे कुछ देता है, एक इलिक्सर और एक वाउचर। इलिक्सर मंद्रे रूट्स से बना है और वाउचर उसकी कंपनी के स्टोर से एक वेपन के लिए रिडीम किया जा सकता है। वो ट्यूरेंट पूछती है क्यों, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। फर्नॉन उस स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वो कहती है उसे याद है पार FIR भी, ये सब ज्यादा है, ऐसे आइटम्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। पार फर्नॉन के रिएक्शन से वो समझ जाती है ये रेयर सिर्फ उसके लिए है जो ब्रोक है और डेट में डूबी है। फर्नॉन के लिए तो कुछ भी नहीं। FIR भी वो मना कर देती है। मीनवाइल फर्नॉन सोच रहा है क्योंकि उसका फ्यूचर में बेगर बनना लिखा है, जो भी अभी कर सकता है वो उसके लिए 100% गेन है। वो कहता है कि उसका सपोर्ट रिजेक्ट करना कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, उसने खुद स्पॉन्सरशिप साइन किया है। वो गुस्से में आके कहती है फाइन ले लेती हूँ। फर्नॉन उठता है
और कहता है क्लास में मिलते हैं। जैसे ही वो जाता है वो सोचती रहती है चाहे ये स्पॉन्सरशिप हो इसका एक कॉस्ट जरूर होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई हिडन क्लॉज है जिसे वो सब कुछ लूज कर दे? ये रियल नहीं हो सकता, राइट? पर जो उसे सच में कंफ्यूज करता है वो ये कि वो समझ नहीं पा रही कि वो इतनी रेयर चीजीन उससे क्यों दे रहा है। शायद वो उससे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हो सिर्फ उसके स्वॉर्ड टेक्निक चुराने के लिए, या कुछ और ही हो। जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो उसके प्यार में नहीं पड़ी है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही कोई ये कहता है पता होता है वो ऑलरेडी डूम्ड है। बेचारा आर्मेनियन, कोई उससे बता दो उसकी फ्यूचर फियांसे जिसे वो मिला भी नहीं ऑलरेडी चुरा ली गई है। तभी सीन वापस क्लासरूम में शिफ्ट होता है। फरनॉन जानता है कहीं आसपास होगा, पर कहाँ? वहाँ है, छुपछाप साइड में खड़ा है। आज का लेसन है रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग और स्वॉर्ड्समैनशिप का डेडली टाइम। और प्रोफेसी के अकॉर्डिंग यही वो पॉइंट है जहाँ सबका अटेंशन लेना शुरू करता है। यही कहानी की शुरुआत है, वो मोमेंट जहाँ वर्ल्ड हीरो का राइज देखना शुरू करता है। फरनॉन जानना चाहता है कि इन वहाँ क्या कर रहा है। क्या किसी स्टूडेंट ने उसका इंटरेस्ट पकड़ा? वो पूछता है क्या ये लड़का यहाँ एंट आर्मेनियन को ऑब्जर्व करने आया है? और दूसरा लड़का मुस्कुरा के कहता है ऑफ कोर्स, वो इंपीरियल ब्लड लाइन से है क्योंकि के एंसेस्टर्स खुद ग्रेट सेवियर के डिसेंडेंट्स और 1 सेंचुरी हो गई जब उनका कोई एकेडमी ज्वाइन करता। तो हाँ, लोग उसके बारे में काफी क्यूरियस है। वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का है उसका नाम है लेजर श्वबन। वो रूलिंग फैमिली का सेकंड सन है। 100 साल पहले उनकी फैमिली को एज न्यू इंपीरियल फैमिली इलेक्ट किया गया था और तब से उन्होंने हाई पावर संभाली है। पता चलता है कि उनके एंसेस्ट्रल रूट्स एक ही फैमिली से जुड़े हैं, लेकिन उनका ब्लड लाइन काफी पहले स्प्लिट हो गया था। अब वो लोग अपनी करंट पोजीशन को काफी वैल्यू देते हैं, लेकिन अब जैसे कोई सेम एंसेस्ट्रल लाइन से आके स्पॉटलाइट ले जाए तो नेचुरली वो काफी अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। लेजर फरनॉन को बताता है कि एंट में और भी कोई इंटरेस्टेड है, एक लड़का जिसका नाम है वरिन कैलबंडर। सीरियसली क्या नेम्स है? ये बंदा एकेडमी ज्वाइन किया एज सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट और प्रोबेबली वो एक ही अटेंशन को अपने लिए स्टील करना चाहता है। इसी वजह से वो लड़के को इतना इंटेंसली देख रहा था। यही वो नाम था जो फरनॉन सुनना चाहता था। हर हीरो की कहानी में एक विलन होता ही है और लग रहा था एंट आर्मेनियन की कहानी में ये वही है जिसने कसम खाई थी उससे जज से ही मिताडीन की। इंस्ट्रक्टर नेक्स्ट मैच अनाउंस करता है, एंटन डर्न वर्सेस एंट आर्मेनियन। और बस उसी मोमेंट में फ्यूचर के सब लोग जिनको फरनॉन ने मेमोरीज में देखा था एक जगह जमा हो गए। इट वॉज सीरियसली फैसिनेटिंग। उसकी यादों में लॉग एंट के लिए चेयर कर रहे थे, क्राउड उसका नाम चिल्ला रहा था। लेकिन इस वक्त इस मोमेंट में कोई भी नहीं जानता था कि ये लड़का कौन है। कोई नहीं जानता था कि उसके पास क्या पोटेंशियल है। फरनॉन के लिए ये मोमेंट था देखने का क्या उसका इन्वेस्टमेंट काम करेगा। इंस्ट्रक्टर बोलता है रेडी हो जाओ और फिर सिग्नल देता है। डर्न फुल स्पीड से चार्ज करता है। एंट पहला स्वॉर्ड क्लैश देख के स्टार्टल्ड होता है। डर्न सीधा नेक पे स्विंग करता है। क्या वो सीरियस था? क्या वो एक्चुअली उसका डिकैपिटेशन करना चाहता था? लेकिन एंट फ्लिप करके एक साइड लैंड करता है। जंप ने उससे थोड़ा ड्रेन जरूर किया। स्टैंड्स में सेकंड प्रिंस कहता है कि एंट अनलकी था फर्स्ट राउंड में एक स्किल्ड अपोनेंट से लड़ने के लिए। एंटन डर्न एंट्रेंस एग्जाम में 10th रैंक पार था, क्लियरली अंडर एस्टिमेट करने जैसा नहीं था, जबकि रैंक 36th पार था और वो भी एम्परर्स स्वॉर्ड मिलने से पहले। प्रिंस कंधे उचकाता है, कुछ खास नहीं है देखने को, और उठने लगता है। पर फरनॉन बोलता है रुको, अब असली चीज शुरू होने वाली है। और फिर बिल्कुल उसी वक्त आर्मेनियन एक जबरदस्त वार करता है सीधा चेहरे की ओर। चेहरा कट जाता है, यूनिफॉर्म फट जाता है। बस थोड़ा और होता तो वो सीधा 2 टुकड़ों में बंट जाता। अब वो दोनों लड़के जो सुनहरे बालों वाले को नीचा देख रहे थे चुपचाप देखने लगते हैं। फरनॉन देख सकता है आर्मेनियन को बस शुरुआत में झटका लगा था क्योंकि डर्न ने अति कर दी थी, बस अनुभव की कमी थी, पर टैलेंट वो तो साफ दिख रहा है। और जब उसने फोकस किया तो उसने टॉप 10 वाले लड़के को कुछ सेकंड में गिरा दिया। अब डर्न घुटनों पर है, हार चुका है,
अपमानित। उससे हारा जो रैंक में 38वां है। रुको, 36 नहीं था क्या? रैंक गिरती जा रही है। दर्न चिल्लाता है, मैं हार नहीं सकता। दूसरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं आर्मेनियन उम्मीद से बेहतर कर रहा है, लेकिन टॉप 10 को हरा देगा, शक है। दूसरा प्रिंस भी बोलता है, कम से कम नाम का मान तो रख लिया इसने। पर फरनॉन चीजों को और गहराई से देखता है। कमी टैलेंट की नहीं थी, असल में ये लड़का बंजर जमीनों से आया था। उसके पास कभी सही ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट या रिसोर्सेस नहीं थे, फिर भी वो यहाँ था, एक ऐसे इंसान से टक्कर लेता हुआ जिसने पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की थी। ये लड़का वाकई कुछ खास था। कोई ताज्जुब नहीं कि प्रोफेसी ने उसे चुना, और अब पूरी दुनिया जानने वाली थी कि असली प्रोटैगनिस्ट कौन है। डैरेन की तलवार दूर जा गिरती है, वो जमीन पर गिर जाता है, हांफता हुआ, पूरी तरह हारा हुआ। इंस्ट्रक्टर घोषणा करता है, विनर है ए आर्मेनियन। एक खड़ा होता है, कान से कान तक मुस्कुराता हुआ। भीड़ चीयर करती है, गूंज उठती है, और रेडहेड गुस्से से देखती है। और वो मनी डीमन, वो भी सेलिब्रेट कर रहा है। स्टॉक्स बहुत ऊपर जा चुके हैं, अब यही तो कहते हैं गुड इन्वेस्टमेंट। वो एक छोटी सी धुन गुनगुनाता है, पूरी तरह सेटिस्फाइड। लेकिन अब बारी है आगे का देखने की। आसपास के लोग धीरे धीरे बात करने लगते हैं, सोचते हैं कि फर्निन और ल्यूएना सच में एक रियल पेयर हैं क्या? हाँ, अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट ल्यूएना, जो उसके पास खड़ी है, गुस्से में भरी हुई। वो कैजुअली पूछता है कि क्या उसने इलिक्सर लिया, और वो गियर उठाया जो उसने दिया था। वो एक शब्द नहीं बोलती, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उसे वो सारा सामान मिला तो वो अंदर से काफी खुश थी। और जब उसने इलिक्सर लिया, उसकी पावर सीधे आसमान तक पहुंच गई। फिर भी वो शांत बनी रहती है और बस इतना कहती है, ठीक था। सडनली कोई आता है, वो इंस्ट्रक्टर है जो बताता है कि सारे परफेक्ट पेयर्स फाइनलाइज हो चुके हैं, और शुक्र है कोई भी लेट नहीं हुआ। उसका नाम रोजीलिया है, मैजिक डिपार्टमेंट से, और उसके पास जो लड़का है वो ग्रैड द नाइट है। वो चलते हुए उन्हें कुछ स्क्रॉल्स देता है, ये अनाउंस करते हुए कि क्लास अब शुरू होने वाली है। सभी स्टूडेंट्स को असिस्टेंट्स से मैप्स मिलने वाले हैं, और पहली क्लास एक प्रैक्टिकल क्लास होगी। कम से कम इस एकेडमी में एक अच्छी फाइट की वैल्यू है। रेडहेड कहती है कि आज उन्हें असली ट्रेनिंग मिलने वाली है। अब से उन्हें सीधे फील्ड में फेंका जाएगा। मैप पर जो उन्हें मिलेगा उस पर डेस्टिनेशन मार्क किया गया है। उन्हें सिर्फ उस एग्जैक्ट जगह तक पहुंचना है अगले 4 आवर्स में। लेकिन ट्विस्ट ये है, ना बहुत जल्दी पहुंचना है ना देर से। बिल्कुल 4 घंटे बाद एग्जैक्टली 2 बजे पर वहां पहुंचना है। कुछ क्यूरियस स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या इसका ग्रेड पर असर पड़ेगा? उन्हें साफ साफ जवाब मिलता है, दिस इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द मिड टर्म एग्जाम्स। उनकी गॉथिक प्रोफेसर कहती हैं कि अगर कोई सवाल नहीं है तो अब वे निकल रहे हैं। वह बस उन्हें गुड लक कहती हैं। सीन कट होता है एक जंगल के बीच पहाड़ पर, और यहाँ आते हैं डायनामिक डुओ। अनमेन से एक पूछता है कि हम एग्जैक्टली है कहाँ, लेकिन यूएना ऑलरेडी फायर्ड अप होती है और बोलती है कि मूव करो, लेकिन हाँ एक बार मैप देख लेना चाहिए। जैसे ही वो टर्न करते हैं, उन्हें एक और पेयर उनको घूरते हुए दिखाई देता है, और रेड हेयर्ड लड़की यूएना को बुलाती है। फर्नॉन ट्यूरेंट सबको पहचान लेता है। केन हु और नेंट पालन दोनों की रैंक 70 के नीचे है। इन अदर वर्ड, टाइम वेस्ट करने लायक भी नहीं। डैम, ये काफी कोल्ड है। नॉर्मली वो यही कहता, एक ऐसा बंदा जो हर डिसीजन प्योर लॉजिक पे लेता है। आगे वो ऑलरेडी हाफ वे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो लड़की फाइट के लिए रेडी लगती है, और फर्नॉन बस श्रग करता है और कहता है, जो करना है करो। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है, कहती है कि बोनस पॉइंट्स कमाने का टाइम आ गया है। वो पूछता है, क्या मैजिक से हैंडल करना इजी नहीं होता? दोनों के बीच छोटी सी बातचीत होती है कि कैसे हैंडल करें, जबकि दूसरा बंदा बस कोई एस्केप राउट ढूंढ रहा होता है। पर अगले हाई सेकंड ल्यूएना ऑलरेडी हवा में फ्लिप करते हुए चिल्लाती है, बोनस पॉइंट्स लॉक होने वाले हैं। लगता है बेचारे स्टूडेंट्स का तो दी एंड हो गया। वैसे अनमेन से एक ने काफी सॉलिड बैरियर बनाया था, उसके लिए प्रॉप्स बनता है, पर अब सब खत्म हो चुका है। दोनों ग्राउंड पे पड़े हैं, आंखों में आंसू, और इस तरह एक और टीम एलिमिनेट हो जाती है। ऑब्जर्वेशन रूम में प्रोफेसर कमेंट करता है, एक और टीम सब एक्सपेक्टेड से ज्यादा फास्ट गिर रहे हैं। रोजीलिया, जो एक गॉथिक प्रोफेसर है, कहती है कि ये सही है। एट लीस्ट
स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स से नहीं मार रहे। जब कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल होता है तब ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। प्रोफेसर पूछता है क्या कोई ग्रुप है जिसे वो क्लोजली वॉच कर रही है। वो कहती है ऑफ कोर्स, लजरमैन और एलेन डॉनेट्स सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। कार्लोस भी एक ऐसा नाम है जिसे नजर में रखना चाहिए। और ऑब्वियसली सबसे बिजार टीम पूरी क्लास में यूएना बुर्चेव और फर्नॉन फेलनबर्ग। वो अग्री करता है कि ये पेयर काफी अनएक्सपेक्टेड था। ऑनेस्टली यूएना थोड़ा डिसएडवांटेज में लगती है। क्या ये सब पैसे की वजह से था? समझ नहीं आता, क्योंकि फर्नॉन को ग्रेड्स का कभी फर्क नहीं पड़ता था। एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करना उसकी नेचर नहीं थी। प्रोफेसर कहती है कि उसके अकॉर्डिंग कोई और रीजन होगा। आफ्टर ऑल वो जानती है कि फर्नॉन अपनी रैंक कभी भी रेज कर सकता है। प्रोफेसर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो कहती है क्लोजर देखो, जब से फर्नॉन एकेडमी में आया है तब से उसकी रैंक हमेशा 10th हाई रही है, चाहे कुछ भी हो। टॉप स्टूडेंट्स का रैंक तो अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है, पर ये क्या, चाहे कोई आए या जाए, फर्नन कभी 10th प्लेस से हिलता ही नहीं। ऊपर से उसके रिटन एग्जाम्स ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल्स में थोड़ा स्कोर लूज करता है, जिसकी वजह से वो 10th पे ही स्टक रहता है। वो यू स्नीकी लिटिल बास्टर्ड, ये क्या बिहेवियर है भाई। तभी प्रोफेसर को समझ आ जाता है ये सब उसने जानबूझ के किया है। रोसेलिया भी कंफर्म कर देती है, और शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स रिसेंटली डिस्ट्रॉय हुए थे वो भी फर्नन ने ही उड़ाए थे। प्रोफेसर शॉक्ड है, पूरा एरिया जल के राख हो गया था, सीलिंग में भी एक बड़ा होल था। अब प्रोफेसर का सिर्फ एक ही सवाल है, फर्नन अपनी रियल पावर छुपा क्यों रहा है। रोसेलिया कहती है क्या पता, हो सकता है पैसों का चक्कर हो। सीन शिफ्ट होता है, एक रॉक के ऊपर फर्नन खड़ा है, कॉन्फिडेंटली नॉर्थ की तरफ मैप पे पॉइंट करता हुआ। नीचे लेना सबकी धुनाई करती दिख रही है। कुछ देर बाद ग्राउंड पे कई स्टूडेंट्स गिरे पड़े हैं। लेना पूछती है कुछ मिला? फर्नन कहता है नॉर्थ जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है कि वो रास्ता फुल ऑफ पीपल है। लेना कहती है परफेक्ट, एक और ग्रुप क्लीन करने का मौका। तभी एक बड़ी सी फायरबॉल कॉमेट की तरह उनकी तरफ आती है। एक बंदा आता है, ब्लॉन्ड हेयर वाला, और उसके साथ एक लड़की जो पहले से ही हारने के मूड में लग रही है। उसका नाम है कार्लोस डेनवी। नाम सुन के ही लगता है कि ये बंदा पिटने वाला है। ल्यूना कहती है चीप शॉट था। कार्लोस बोलता है ये रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस है और अब तो भाग नहीं सकते, डेस्टिनी ने मिला दिया है। ल्यूना कंफ्यूज्ड है, ये बंदा इतना गुस्सा क्यों है। फर्नन कैजुअली कहता है सिंपल, उससे लगा तुम उसकी हो और मैंने तुम्हें उससे छीन लिया। ल्यूना झट से बोलती है बस करो, मैं किसी की नहीं हूँ, तो स्टील करने का सवाल ही नहीं। टर्न्स आउट कार्लोस ल्यूना के साथ पैर बनाना चाहता था। अब कार्लोस लाल होकर चिल्ला रहा है फाइट मी। फर्नन समझ जाता है फाइट इनेविटेबल है। लेना खुश हो जाती है, हायर रैंक का बंदा मिला, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। फर्नन कहता है जाओ चार्ज मारो, मैं बैकअप दूंगा। लेना कहती है जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, सिंक का क्या। इस बीच फर्नन ने ऑलरेडी अर्थ मैजिक से बोल्डर्स उठाने शुरू कर दिए हैं, ट्रस्ट मी वो कहता है। और मजे की बात, अर्थ मैजिक उसकी स्पेशलिटी भी नहीं है। अब सोचो जब ये फायर मैजिक यूज करेगा तो क्या होगा। अगला चैप्टर शुरू होता है। गॉथिक प्रोफेसर कहती है ईस्टर्न माउंटेन पे फाइट चल रही है, वहाँ मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए, चेक करते हैं। टर्न्स आउट दो टीम्स फ्लैश कर रही है, ल्यूना और फर्नन वीज कार्लोस और आलिया। फर्नन रॉक्स हर्ल कर रहा है, ल्यूना चार्ज मार रही है। प्रोफेसर शॉक्ड है, ब्लू हेड लड़का मेज निकला, सॉर्ड्समैन नहीं। हर लड़का मेज ही क्यों होता है। ल्यूना को फील होता है उसका बॉडी अब बहुत लाइट लग रहा है। सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, फर्नन ने सपोर्ट मैजिक यूज किया, पर कब। ये बंदा तो मिड फाइट ही बैकअप दे रहा है। ल्यूना विंक करती है उसकी तरफ, ये पागल है। तभी आलिया उस पर स्वॉर्ड से अटैक करती है, बट ल्यूना टाइम पे डॉज कर लेती है। ल्यूना एक पावर ब्लास्ट देती है, आलिया ब्लॉक करती है, दोनों क्लोज कॉम्बैट में लॉक्ड हो जाते हैं। आलिया का पार्टनर एक लाइटनिंग बोल्ट छोड़ता है, फर्नन कुछ नहीं करता, ल्यूना हिट हो जाती है। पैरालिसिस। आलिया कहती है इट्स ओवर, ल्यूना कहती है कुछ नहीं, पर तब तक लेट हो चुका होता है। एक गोल्डन फ्लैश अक्रॉस फील्ड दिखता है, लाइटनिंग नहीं, मीटियोर नहीं। फर्नन ने टेलीपोर्टेशन जैसा कुछ यूज किया, सब्स्टिट्यूशन स्पेल, ल्यूना को डायरेक्ट अपने पास ले आया। ल्यूना स्टन्ड है, क्या था ये। मैजिक। फर्नन कहता है एक नई टेक्निक जो मैंने अपने फैमिली के साथ डेवलप की, सेम वेट वाले ऑब्जेक्ट्स को स्वैप कर सकता है। ल्यूना पूछती है मेरा एग्जैक्ट वेट कैसे पता। एकेडमी के स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। वो मुस्कुराता है, स्टोन तो काफी हैवी होगा। वो हंसती है, फिर वो कहती है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स तो अरेज करनी पड़ेंगी, पर पहले फाइट निपटाते हैं। ल्यूना कार्लोस मुझे दो, तुम उसे बिजी रखो। तभी फर्नन के पास एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है, कार्लोस लाइटनिंग ऑफ स्पेल यूज कर रहा है, मल्टीकास्टिंग। वो एक टॉप टियर मूव है। फर्नन खुश है, टाइम टू टेस्ट समथिंग। वो स्टाफ ग्राउंड
ग्राउंड पे मारता है, चांटिंग शुरू होता है। कार्लोस भी कुछ मिस्टिकल बोल रहा है। तभी बूम, फर्नन के सिर पे डायरेक्ट लाइटनिंग बोल्ट लगता है, धुआं छा जाता है और वो बिल्कुल ठीक है। कार्लोस शॉक्ड, ये स्पेल कैसे ब्लॉक हुआ? ग्राउंड पे एक आर्टिफैक्ट गिरा होता है। फर्नन बताता है एनर्जी स्टोरेज आइटम है, मॉडिफाइड वर्जन, काफी यूजफुल निकला, फाइन ट्यून करके मार्केट में बेचूंगा। कार्लोस, चीटिंग है। फर्नन, बैटलफील्ड में चीटिंग नहीं होती, ये रियल फाइट है। तभी वो लुएना को कमांड देता है, फिनिश इट। कार्लोस आलिया की तरफ देखता है पर लेट हो चुका है। लुएना की ब्राइट ब्लू आईज फ्लेयर करती है, एक क्लीन हिट लैंड करती है। साइड में नंबर 1 और 2 रैंकर्स वॉच कर रहे होते हैं, प्रिंस, लेजर और एलन। लेजर, सिर्फ 4 लोग बचे हैं। एलन, मैं क्यूरियस हूँ, लाइटनिंग ब्लॉक कैसे किया? लेजर, फर्नन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, पर अब बर्व के साथ टीम बना ली है तो पावर छुपाना मुश्किल होगा। उसका पार्टनर ग्रेड्स के लिए ऑब्सेस्ड है, पेस मेंटेन करना ही पड़ेगा। तभी पीछे से कुछ और स्टूडेंट्स दिखते हैं, लेकिन सब बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं, इजिली पिटेंगे। लेजर उन्हें बोलता है, मैं तुम सबको सेफली डेस्टिनेशन तक ले जाऊंगा, एक कंडीशन पर, लुएना और फर्नन की ड्यूओ को हराओ। अगला चैप्टर शुरू होता है, एक मॉन्स्टर स्लाइस हो रहा है। फर्नन कहता है डेस्टिनेशन पास है, पर मॉन्स्टर्स रुक नहीं रहे। लुएना खुश, लगता है हम ही सबसे पहले फिनिश करेंगे।